सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे कराची में बिजली का बहरान, आला ईवान में उठा तूफान, मुराद सईद का खिताब, पीपल्स पार्टी का फिर बाइकॉट, कराची का खस्ता हाल, कौन है जिम्मेदार, बताएंगे फारूक सत्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची सबका है, लेकिन सितम यह है कि कराची भी नहीं। कराची की विरासत का दावा सबको है, इस पर सियासत भी सब करते हैं, लेकिन इसी शहर कराची के मसाइल हल करने का बार उठाने को कोई भी तैयार नहीं। सच यह है कि कराची में लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, घरों में बिजली का नामो निशान नहीं, लेकिन जुल्म यह भी है कि इसी कराची के शहरी कभी सड़कों पर गिरे तारों और कभी बिजली के खंभों से करंट लगने से जान गंवाते हैं। जगह जगह के इलेक्ट्रिक की गफलतों के नौहे हैं। इससे बढ़कर भी जुल्म यह है कि ऐसे में खुद को कराची का वारिस कहलाने वालों को इतनी भी तौफीक नहीं कि मजलूमों के लिए हमदर्दी के दो बोल ही बोल दें। आज कौमी असम्बली में भी कराची के अंधेरों की गूंज थी, लहजे तल्ख थे, जुबानें दराज थी, नौबत हाथापाई तक भी पहुंची। हुकूमत सरापा इल्जाम थी तो जवाब में साबिक हुक्मरान और आज की अपोजिशन के तरकश भी इल्जाम तराशी के तीरों के सिवा कुछ नहीं थे। लेकिन कराची वालों का सवाल यह है कि क्या इस इल्जाम तराशी से कराची के अंधेरे खत्म होंगे? अवामी नुमाइंदगी का दम भरने वाले खुद को आज भी सियासत से बाज ना रख सके। मुराद सईद ने उज़ैर बलोच की JIT का किस्सा छेड़ा तो पीपल्स पार्टी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शाजिया सुमरो से पार्टी क़यादत की तौहीन बर्दाश्त ना हो सकी तो उन्होंने हाथ में हेडफोन उठाया और मुराद सईद को दे मारा। मुझे उनके जज्बात में आ जाने पर बिल्कुल एतराज़ नहीं। मेरा सवाल तो यह है कि अवामी नुमाइंदों को अवाम के मसाइल हल ना होने पर गुस्सा क्यों नहीं आता? खुद को कराची का वारिस कहने वाले दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय इसके मसाइल हल करने के लिए खुद मैदान अमल में क्यों नहीं निकलते? सियासत का ये खेल अब कब ख़त्म होगा? आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें फारूक सत्तार साहब, सीनियर सियासतदान हैं। फारूक सत्तार साहब, ये जिस तरह से मामला चल रहे हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? MQM एक स्टेक होल्डर रही है, अब भी है। क्यों मसाइल हल नहीं कर सकी MQM? चाहे वो के इलेक्ट्रिक का हो, चाहे ये पानी के मसाइल हो, गटर उबल रहे हैं, आखिर इतने साल MQM को भी तो मिले कराची में। बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी कराची की नुमाइंदगी का दम भर रहे हैं, चाहे वो PTI के 14 MNAs और फिर उसी कदर MPAs हों, या MQM पाकिस्तान के जो 7 MNAs हैं और उसी बल्कि कराची के 4 और उसी कदर जो उसी हिसाब से उनके MPAs हैं, फिर पीपल्स पार्टी की भी यहाँ जाहिर है कि कुछ सीटें हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इन तीनों में जब कचरा उठाने पर एक बहुत बड़ा चैलेंज इन तीनों के सामने आया तो इन तीनों ने क्रेडिट की सियासत की, तीनों ने एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश की, तीनों ने आस्तीनें चढ़ाई। मेयर भी मैदान में आया, फिर जो वज़ीर बल्दियात थे सईद गनी या नासिर शाह वो भी मैदान में आए, और फिर अली ज़ैर आए ये दावे के साथ कि हम करेंगे। तीनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाला, लेकिन कचरा इन तीनों में से किसी ने नहीं उठाया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का ये 6वां या 7वां बड़ा शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा भी अगर ये जो आक़िबत ना अंदेश इस वक्त जो बदकिस्मती से सियासी बरादरी है जो कराची में एक दूसरे से लड़ रही है, आवाम को धोखा दे रही है, उनकी आंखों में धूल झोंक रही है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही और एक जगह बैठकर भी इसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं कर रही, इसके नतीजे में लोग और ख़ुद को यतीम और लावारिस महसूस कर रहे हैं। मुझे इलेक्शन में हराया गया या जो भी हुआ और उस वक्त कितनी सीटें PTI की थीं और कितनी उसे दिलाई गई, इससे क़तई नज़र मैंने ये महसूस किया कि जमात इस्लामी निकली थी और उन्होंने एहतजाज किया। फिर उसके बाद मेरा ये फ़र्ज़ बनता था
कि मैं बाहर निकलूं और मैंने कराची की यूथ को 2 सालों में बहुत जोड़ा, और ये जो के इलेक्ट्रिक ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, पीटीआई एक तरफ तो उसके एमएनएस एमपीए इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने छांव एक कैंप लगाकर उसके अंदर बैठे हुए हैं जी। दूसरी तरफ उनके 5 बड़े वफाकी वुज़रा हफीज़ शेख से लेकर असद उमर और बाकी 3 इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल ईसीसी में 3 रुपए फी यूनिट बिजली के नर्ख में इजाफे को की इजाज़त देते हैं के इलेक्ट्रिक को। कराची वालों पर, के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर एक और छुरी फेर दी गई। तो मुझे बताइए कि अब कराची वाले किस दर पे दस्तक देंगे, कहाँ जाएंगे, किससे अपनी फरियाद करेंगे और कौन इनकी फायदरसी करेगा। देखिए मैं एक आखिरी बात कर दूं, उसामा ये एंट्रो है, एक बात और कर लूँ उसामा। मैं ये समझता हूँ कि लोग फिर बहुत तेज़ी से उनमें रुझान ये आ रहा है, जो सिराज तेली जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची बिजनेस फोरम के बड़े हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन उनकी बात में बड़ी लोगों में अपील नज़र आ रही है और कबूलियत नज़र आ रही है कि कराची के मसले का मुस्तकिल हल निकलना चाहिए, और वो हल चाहे इंतज़ामी यूनिट हो या वफाक जो है वो बराह रास्त कराची को देखे, या इसी तरह कोई और यहाँ के बल्दियाती इदारों पूरे मुल्क के 140A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करे। मेरी जो पटिशन है सुप्रीम कोर्ट में उसमें, और जो है वो उसके नतीजे में ये वाज़े हो जाए कि कौन से इख्तियारात जो हैं वो किसके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मसला हल तलब है, तो कोई ना कोई अब कराची का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए जी। लेकिन सर ये कह देना कि निकालना चाहिए, मसला ये है कि आपने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सर जोड़कर बैठ जाएं, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल आपके सामने है, मेरे सामने है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, अपोजिशन जो है और उसमें और हुकूमत में जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बेतहाशा है। ऐसे में आपको नजर आ रहा है कि ये मिल बैठ सकते हैं? देखिए, जब ये बड़े हाथी एक दूसरे से लड़ते हैं तो शामत घास की आती है, और जब ये पोलराइजेशन है पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कि कोरोना पर कोई नेशनल कंसेंसस नहीं हुआ। आज मैं टिकट्स देख रहा हूँ कि कहीं से ये एलामिया आया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हर 3 माह में होना चाहिए। 23 माह से ज़्यादा हो गए पीटीआई की हुकूमत को कायम हुए, और इंतखाबात को 2 साल हो गए। मेरे ख्याल में शाज़ व नादिर 1 या 2 इजलास हुए थे। कोरोना की वबा आते ही ख़तरे की घंटी बज गई थी, इससे मईशत, माशरत सब कुछ मुतासर होना था, लेकिन कोई मीटिंग, ये अगर वज़ीर आज़म अगर अपनी जिम्मेदारियों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, इस मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, पहले से मईशत तबाहल, बेरोज़गारी, महंगाई, उसमें से कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में जो कुछ हुआ, और ये पोलराइजेशन से कोरोना को भी मौका मिल गया हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में अपना बसेरा करने का। और उसके बाद फिर हम बजट में देखें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं, फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसका भी होना चाहिए। अच्छा असद खरल साहब, सवाल करना है, लेकिन उससे अहम बात, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है 1 यूनिट की कि जनाब विफाक इसको देखे, ये तो फिर वो नए सूबे की बात हो जाएगी, वो महाजिर सूबा, फिर वो एक मसला खड़ा हो जाता है, उस नज़र से देखा जाता है इसको। तो 1 यूनिट अगर आप कह रहे हैं तो उसको फिर कौन देखेगा? अगर विफाक देखेगा तो ये तो एक नया सूबा बन जाएगा, और वो डायरेक्ट इंटरवेंशन कहेंगे 18वीं तरमीम के खिलाफ है, आप आइन की पामाली कर रहे हैं, और फिर शायद वो भी अगर हालात ना ठीक कर सके तो और तबाही होगी। देखिए, मैं कोई वाज़े तौर पर ये मुतालबा नहीं कर रहा, मैं तो सिराज तेली साहब की इस तजवीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखें, गुज़िश्ता 35 सालों में जो कुछ भी हुआ, फिर ख़ास तौर पे 10 सालों में जिस तरह MQM अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, अपने गलत इक़दामात की वजह से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ज़वाल पजीर हुई, और 2013 में नज़र आ गया था कि शेर आ रहा है नहीं, शेर आ गया था, और 2018 में एक वैक्यूम था, उसको किसी हद तक पीटीआई ने नुमाइंदगी की हद तक, इलेक्शन की हद तक डॉक्टर साहब किया, आप लेकिन उसकी भी हमेशा सिंध की तकसीम की बात आती है, सिंध कार्ड की बात आती है, 1 यूनिट की बात। आप मुझे ये बताएं कि क्या तीनों पार्टीज, क्या पीपल्स पार्टी आफ्टर 18th अमेंडमेंट इस बात को हजम कर लेगी? क्या पीटीआई इस बात की ऑनरशिप लेने के लिए तैयार है
क्या MQM इसके ऊपर कंसेंसस में शामिल है और वो लिसानियत की बुनियाद पर होगा, इंतजामी यूनिट होगा, वो किस तरह वहाँ पे इसका मतलब मैकेनिज्म क्या बनेगा आफ्टर 18th अमेंडमेंट, किस तरह आप कंपोजिशन किस तरह देख सकते हैं? तीनों पार्टियां क्या इस पे कंसेंसस कर सकती हैं? क्या पीपल्स पार्टी वाले अपनी बात जो है उससे हुकूमत अपनी सरेंडर करके ये प्लेट में रख के PTI को दे सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी किस तरह हो सकती है? असद खरल साहब, देखें, मैंने मुतालबा नहीं किया और ना मैंने कोई तजवीज़ दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोगों का रुझान अब तेज़ी से उस तरफ जा रहा है कि जो गुज़िश्ता एक दिहाई में ख़ास तौर पर हुआ और यहाँ एक सियासी खला क्रिएट हो गया, वो अभी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। PTI ने अपनी जड़ों को मजबूत नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं, तो उसमें अगर ये तीनों पार्टियां लड़ी और मेयर किसी भी पार्टी का अगर कामयाब, तीनों चारों पार्टियां लड़ती है, मेयर किसी भी पार्टी का आता है, लेकिन कचरा फिर भी नहीं उठेगा। सर्कुलर रेलवे का मंसूबा CPAC में शामिल कराया हमने, फिर वज़ीर आला ने भी इसकी तायीद की, फिर वज़ीर आज़म असद उमर ने भी की, लेकिन अब तक कराची का कोई मंसूबा भी, चाहे वो वफाकी हो, सूबाई K4 12 साल से शुरू नहीं हुआ। जो इजाफी पानी 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा, कचरा उठाने के निज़ाम में भी कोई एक पैसा नहीं। 3000 अरब देने वाले शहर को 30 अरब रुपए मिले, तो मैं कह रहा हूँ कि लोग किसकी तरफ देखें? आइन में हल मैंने बता दिया, मेरी पिटीशन है, यहाँ से शुरू करें, सूबे को छोड़ दें, इंतज़ामी यूनिट को छोड़ दें, सिंध की तकसीम की बात नहीं करें, लेकिन कोई हल निकालना होगा। 4-5 हल हैं। 140A की इंटरप्रिटेशन कि बल्दियाती इख्तियारात, वसाइल और इख्तिदार वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक फहरिस्त की सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन में आने चाहिए, और 140 से 2 जुमले है, सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत कर दे। फिर दूसरा ये कि सारी जमातों के कंसेंसस के साथ फिर इस मुल्क के जो भी करता धरता पॉलिसी साज इदारे हैं सर जोड़कर बैठे। कराची का अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ और तरक्की का इंजन है, और अब तो मईशत की बदहाली और कोरोना के बाद तो हमारा रिलायंस और इन्हिसार वैसे भी कराची पर चला गया है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची से फैसलाबाद की लूमें, लाहौर की सनतें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का नज़्म नज़्म, मुल्तान, भालपुर, पेशावर, कोयटा और लाड़काना और दादू, खैरपुर, शिकारपुर चलते हैं। हर जबान बोलने वाला कराची में है जी, मुल्क के हर इलाके का शहरी कराची में है। तो इसका मतलब यह है कि अहलियान लाहौर को भी कराची में दिलचस्पी लेनी होगी, अहलियान इस्लामाबाद, अहलियान पिंडी, हर खास व आम को कराची के इन सारे मंसूबों पर, क्योंकि कराची में ये सरमायाकारी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की एक, मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल की एक रोशन किरण होगी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं से शुरू करना है। आपको 3000 अरब देने वाले शहर को 30 अरब पर आप टरखाएंगे, ये काम नहीं चलेगा। अच्छा, 162 अरब की पैकेज की खैरात भी नहीं चलेगी जी। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये जो बात आ रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये कुछ तो बदलना होगा, अब इस तरह तो मामला नहीं चल सकते जिस कराची में चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कराची को जिस तरह लावारिस छोड़ दिया जाता है, उस पर आने से पहले मुझे ये बताएं कि इख्तियारात की आप बात कर रहे हैं, जितने इख्तियारात मिलते हैं उस पर कौन अमल करता है, ये भी तो एक मसला है। और आप इस पर आते हैं, लेकिन पहले आप अपने हवाले से बता दें, क्योंकि ये मुझे बार बार कहा जा रहा है कि फारूक भाई से ये सवाल ज़रूर करें। आपने हमारे ही प्रोग्राम में ये बात कही थी कि बहुत से लोग आपको ऑफर कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, बहुत सी पार्टीज कर रही हैं, तो आपने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं किया? क्या आप अपनी कोई अलग जमात बनाने का सोच रहे हैं? और अगर आप किसी जमात की तरफ जाते हैं तो क्या सोच के साथ कि जो ये 1 यूनिट की तरफ जाए, या ये कराची के इंतजामी हालात बेहतर करने की तरफ जाए, या जो साथ के जी इकट्ठा रहे उसकी तरफ जाएंगे आप? शहर में ऐसे अमायदीन हैं और इतनी वाइब्रेंट यूथ है, इतनी एनर्जेटिक यूथ है, उसने जिस तरह कोरोना से मुतासरा लोगों को राशन पहुंचाने, थैलेसीमिया के बच्चों मरीज़ों को खून के अतियात देने में जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पूरे मुल्क में ही ऐसा माहौल था नौजवानों में। मैं समझता हूँ कि पहले तो मेरा इन्हिसार सिंध हाई कोर्ट की एक मेरी पिटीशन है कि ये पार्टी की मेंबरशिप और पार्टी की सरबराही मुझे वापस मिले, ताकि मैं अपने लिए इसे नहीं रखना चाहता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के मैं पूरी कौम और अहलियान कराची से वादा करता हूँ कि 65% नुमाइंदगी 35 साल से कम उम्र जवानों नौजवानों के हाथों में देनी है, राब्ता कमेटी की या कोई भी सियासी स्ट्रक्चर हो। एक मिडिल क्लास
एजुकेटेड, एक सेक्युलर, मैं समझता हूँ कि सियासी नज़रिया, एक कराची की शनाख्त है, उसे कायम रखना। बाकी कोई भी माइनस हो जाए, जिन्हें माइनस होना था वो माइनस हुए हैं। अच्छा। अब एक इस वैक्यूम को किसी तरह नौजवानों को और इस सियासी अमल को कायम करके रखना होगा। या तो मुझे पार्टी मिलती तो भी मैं ये करूँगा, खालिद मकबूल मेरे साथ खड़े हो जाएं। मैंने 42वें यौम तासीस पे उनसे कहा कि भाई आप बेहतर आदमी उस लॉट में, पढ़े लिखे हैं, नज़रियाती हैं, आप थोड़ा सा जहन रखते हैं, सोच विचार रखते हैं, मेरे साथ आ जाएं। शायद मुस्तफ़ा को तो मैं कान पकड़ के अपने साथ कहीं ना कहीं लाके बिठा दूंगा, लेकिन पहले आपका मूव करना, पहला स्टेप आपको लेना। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, वरना एक आज़ाद हक परस्त मूवमेंट बनाकर बाकायदा रजिस्टर कराऊं ना कराऊं, बल्दियाती इंतखाबात की हद तक 65% नुमाइंदे यूसीज में जो चेयरमैन है वो 65% 35 साल से कम उम्र के होने चाहिए। मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की उम्र में। हमें एक मेयर और उसकी काउंसिल और बारात भी कम उम्र चाहिए, क्योंकि विजन हम देंगे शायद, लेकिन इनोवेशन उन बच्चों के पास है, उनके पास है। हमने ज़िंदगी में जो करना था किया, कर लिया, MNAs भी बने, MPA भी बने, वजीर भी बने, लेकिन अब हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि पूरे मुल्क में और उसको कहीं से शुरू करें। फारूक भाई, इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता तो फिर आप एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। नई पार्टी एज सच नहीं, पहले नया ग्रुप, क्योंकि देखें हमने जो 87 में इलेक्शन लड़ा वो भी हक परस्त ग्रुप के नाम से लड़ा था और सीढ़ी का निशान था, पतंग नहीं थी उस वक्त हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि हमें शायद अगर वहीं से वो नज़रियाती सफ़र शुरू करना है, दोबारा लोगों को जोड़ना है। अब किसी एक लसानी इकाई को नहीं, कराची की जो डायनेमिक्स चेंज हुई है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, सालों में इसकी आबादी को कम गिना गया, इसकी नुमाइंदगी कम है, चूँकि आबादी कम है, इसको फंड्स वैसे ही कम मिलते हैं, 30 अरब में इसका गुजारा नहीं। तो नए एनर्जेटिक विगरस लोगों को लाकर पूरे मुल्क की तवज्जो दिलाकर लोग आपके साथ आएंगे आपके ख्याल में? 100% इनके बल्दियाती गुब्बारे से हवा निकलने दें, फिर आप देखें एक फ्लड गेट खुलेगा, मजबूत जो मसलहतन वहाँ है वो सारे लोग मेरे साथ आएंगे। और अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद उन नज़रियाती कारकुनों की जो अच्छे लोग हैं, जहाँ रहते थे 84 में, आज भी वहीं पर रहते हैं। वो किसी छोटे क्वार्टर से बड़ी कोठियों और बंगलों में नहीं चले गए, ऐसे लोग हैं। फारूक भाई, उन्हें आगे लाना है। एक मिनट फारूक भाई, मुझे एक बात बताएं, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उसके बाद कराची से PTI जीती, उसके बाद कराची में एक और नई पॉलिटिकल पार्टी बनी। PTI को अभी 2 साल हुए हैं, कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आप कह रहे हैं कि कराची में अभी भी स्पेस मौजूद है, इसका मतलब ये है कि कराची की स्पेस जो कराची के लोगों ने PTI पे इत्मीनाद किया वो 2 साल के बाद ही ख़त्म हो गया। नहीं, देखें, अगर उस स्पेस क्रिएट करने में नीचे आपका होमवर्क पूरा नहीं है, आपकी फाउंडेशंस मजबूत नहीं है, लोगों में उस तरह से आपकी इंग्रेस और गिरफ्त नहीं है, मसाइल का अहाता, फिर उनके हल के लिए वो विजन के आपको किस मंसूबे के लिए कितना टाइम चाहिए, और उससे 3 मरहलों में नहीं, आज भी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल और एकनेक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आज पहले मरहले की अप्रूवल दे रही है, 84 अरब की जो K4 का पहला मरहला है, जबकि वॉर फुटिंग बेस पे मुझे 224 करोड़ गैलन नहीं, अब कराची को 4 सालों में 65 करोड़ गैलन चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है ख़तरे की घंटी बजाना, जो मेरे तजुर्बे और मेरी जो मैच्योरिटी हो सकती है उसकी रोशनी में। मैं ये सिविलियन हूँ, हमारे जो स्ट्रेटेजिक हमारे लोग हो, जिन्हें पाकिस्तान में बाद में सलामती के लिए कहीं ना कहीं कूदना पड़ता है, मैं सबको एड्रेस करके कहता हूँ कि देखें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 4-5 सेक्टर में 4 सालों में लाजमी है, और उसके लिए ओनरशिप कराची में हर ज़बान बोलने वाले की नुमाइंदगी हो। एक कमीशन भी साथ साथ बनाए कराची की डेवलपमेंट का इन मंसूबों के लिए। जो मेयर कराची जिस पार्टी का भी नहीं, मैंने कहा देखिए आज़ाद, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे साथ PTI के बड़ी तादाद में नौजवान और बच्चे भी जुड़े। हम सूबाई में, कौमी में बल्ले को वोट देंगे, लेकिन फारूक भाई एक अच्छा मेयर आपके साथ मिलकर हम कराची को देना चाहते हैं। बहुत लोग जुड़े हैं। इसी तरह मैं आपसे दावा करता हूँ
कि MQM के लोग तो हैं ही, फिर जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और ये लोग खास तौर पर मुस्लिम लीग के बड़े छोटे भी इस नारे पर आज मेरे पास मुस्लिम लीग नून के लेबर फेडरेशन के लोग आए थे। उन्होंने कहा हमने अपने मरकज को कह दिया कि कराची में हमें फारूक भाई जो बात कर रहे हैं उनके साथ हमें जुड़ना होगा। इस मुश्तरका ओनरशिप देखें, कराची मेक कराची, कराची देखें, कराची अपनाए, कराची बचाएं, कराची बनाएं, तो पाकिस्तान को अपनाया जाएगा, बचाया जाएगा। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, उससे एग्रीड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कॉन्फिडेंशियली बात की कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपके साथ खड़े हो जाएं, मुस्तफा कमाल साहब को भी आप साथ मिला सकते हैं कि अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपके साथ मिलें तो तीनों पार्टियों का इंजमाम हो सकता है, कराची फिर से एक यूनिटी हो सकती है। कौन से ऐसे अनासर हैं जो कराची की फलाह बहबूद के लिए जो मिल के आप काम करना चाहते हैं वो आपकी इकट्ठा नहीं आपको होने दे रहे? कौन से ऐसे अनासर हैं जो आपको ये सारे अच्छे जज्बात एक दूसरे के बारे में रखने के बावजूद आपको सारों को उन्होंने अलग-अलग करके रख दिया? देखें, इनमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो तो MQM पाकिस्तान के ही बहुत सारे वो लोग हैं जिन्हें मेरा तरीका और मेरा विजन और मेरा नज़रिया बहैसियत सरबराह पसंद नहीं है, जो कल तक मेरी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे। जब 23 अगस्त को मैंने इन सब को एक मौका दिया, जब मैंने लंदन से पार्टी को अलग करके हमेशा के लिए, जब मैंने हर तरह से सारा कम्युनिकेशन, और MQM पाकिस्तान तो 23 अगस्त 2016 को पैदा हुई, और जब ये मौका हम सबको मिल गया तो बेगुनाह लोग या जो बेकसूर थे, जो मुल्क मुखालिफ नारों की पादाश में, कि नारा लंदन में लगे और उसके पादाश में जो है वो उसकी कीमत यहाँ के लोग अदा करें, तो इस फैसले को, मेरे इस विजन को पूरी दुनिया ने सराहा। तो मुझ पर एतमाद करना चाहिए था। मैं डाइवर्सिटी क्रिएट करना चाहता हूँ, उर्दू बोलने वाले ही नहीं, पंजाबी, बलोच, पख्तून, सिंधी, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, सब ज़बानें बोलने वालों का शहर है ये। पूरे मुल्क का वाहिद सबसे बड़ा कौमी शहर है। तो इसलिए अब हमें सारी बरादरियों के साथ मिलके इसे मुश्तरका ओनरशिप देनी, वरना क्या होगा, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हमारे सिंधी और बलोच भाइयों का है, MQM का उर्दू बोलने वाले महाजिर हैं, मुस्लिम लीग का शायद उसमें मेरे कुछ पंजाबी भाई हैं, और PTI का वोट बैंक थोड़ा महाजिर है, उर्दू बोलने वाले, ज़्यादा पख्तूनों का वोट बैंक है। और अल्लाह ना करे ये सियासी पोलराइजेशन कल पानी की कमी को लेकर पानी के फसादात में कन्वर्ट होती है, तो पानी के फसादात पानी की लसानी फसादात में बदल जाएंगे। अच्छा, बात हमने इलेक्ट्रिक शुरू की थी, एक तो उसका क्या हल है, क्या उसको दोबारा कौमिया लिया जाए, वो प्राइवेटाइजेशन वापस की जाए? क्योंकि इल्जामात तो आज यही लग रहे थे कि जी काफली के दौर में प्राइवेटाइज हुई, हमें तो 2 साल हुए हैं, उससे पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी, तो पीपल्स पार्टी ने अंदर पैगाम भेजा कि जी जैसे 6 महीने इनको दे दें तो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ये आप भी मेयर रहे, आप फारूक भाई, आप क्यों नहीं ठीक कर सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके जो आज तक काम कर जाता? मुस्तफा कमाल आए, उन्होंने भी बड़ा बेहतर किया, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया कि आज तक काम कर सकता। पानी की जिस तरह बात कर रहे हैं, तो वो कूड़ा करकट सारा झीलों में डाल दिया, समंदर में डाल दिया, अब समंदर के पानी को साफ करके दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, गवादर में भी ये सोचा जा रहा है। तो कराची जो सबसे बड़ा शहर है, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी, उसके लिए क्यों नहीं, और आप अपने दौर में क्यों इस तरह का कोई विजन नहीं दे सके? देखिए, ये विजन तो हम शुरू से कैरी कर रहे थे, लेके चल रहे थे, और जब मैं मेयर था तो मेरे पास कम से कम जो आज वसीम अख्तर साहब के पास इख्तियारात हैं या वसाइल, इख्तियारात, एक मिनट सर, वो तो रोते हैं मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, वो तो इख्तियारात पे हमेशा उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ना इख्तियार ना फंड्स। देखें, नहीं, पैसे मेरे मुकाबले में ज्यादा उन्हें मिले हैं, और कम से कम 50 अरब रुपए अब तक 3.5 सालों में मिले हैं। और मेरा झगड़ा पार्टी के साथ, पार्टी के बड़ों के साथ और मेयर के साथ था यही कि भाई हर साल सरदार साहब, मैं माजरत के साथ कलामी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ऊपर जा रहे हैं टाइम में, तो ब्रेक के बाद इसी सवाल से कंटिन्यू करेंगे, इस ब्रेक के फौरन बाद। अब पता चला, अब पता चला।
डॉक्टर फारूक सत्तार सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये बता दें, अब मेरे सामने ना ढेर लगा हुआ है बयानात का, तफसील का। आज क्या होता है जी कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस आता है, उस पर बहस होती है, वहाँ पर गर्मा गर्मी हो जाती है, तर्जुमों का तबादला होता है। उमर यूब साहब कहते हैं, हमारे वजीर हैं, कि जी ये मसाइल हमें विरसे में मिले। फिर कहते हैं जनाब राजा परवेज़ साहब कहते हैं जी ये हमेशा पिछली हुकूमतों को कोसते रहते हैं। फिर के इलेक्ट्रिक की पूरी कहानी मेरे सामने पड़ी है, किस तरह इसको प्राइवेटाइज किया गया। इसका तो कोई हल बता दें आप ने हुकूमतें देखी, आपने ग्रास रूट लेवल से आप आए, हर चीज़ आपके सामने उतरी है, मेयर आप रहे, आपसे बढ़कर कौन तजर्बा रखता है कि मामला किस तरह चलते हैं। काबीना में आप रहे, तो क्या करें कि इलेक्ट्रिक का क्या करें? क्या जाकर कोई हुकूमत जाए, वफाकी हुकूमत, और जाकर कब्जा कर ले और कहे कि निकलो के इलेक्ट्रिक वालों को और हम इसको सारा ले रहे हैं। वो कहते हैं जी हम इनको जितनी चाहते हैं सप्लाई भी देते हैं, ये अपग्रेड नहीं करते। के इलेक्ट्रिक सुना देती है जी टाइम मिलेगा, अब कहते हैं जी बारिश आ गई, इस वजह से मसला हो गया। कोई ना कोई बहाना होता है उनके पास। हल क्या है, क्या करें? देखिए, पहले तो कोई भी यूटिलिटी या जो खिदमत होती है, सर्विस, उसके इदारे को अगर प्राइवेटाइज किया भी जाए, जैसे के इलेक्ट्रिक को, तो जो कॉरपोरेट सेक्टर का इन्वेस्टर आता है उसे ये मालूम होना चाहिए कि ये प्योर मुनाफा बख्श इदारा नहीं है, ये सर्विस ओरिएंटेड इदारा है। इसमें लोगों को सर्व करना, उनके दिलों को जीतना है। और जो आप कमिटमेंट करते हैं कि $2.1 बिलियन की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इतने साल में, पहले वो सऊदी ग्रुप था उसने पूरी नहीं की, फिर अबराज दुबई बेस्ड अबराज ग्रुप आया उसने पूरी नहीं की। तो असल में तो जो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री, वफाकी हुकूमत और निपरा, उनकी रेगुलेशन और निगरानी में बहुत बड़ी कमज़ोरी कि उन्होंने उस तरह उनका ना परफॉर्मेंस ऑडिट किया, ना फाइनेंशियल ऑडिट किया, और जो इन्वेस्टमेंट का ऑडिट था वो भी नहीं किया कि ये मंसूबे लग जाने चाहिए थे। तो एक तो यहाँ पर गैप आ गया। अब अगर देखें क्या शॉर्टकट निकाला कि अब इसको कौमिया लिया जाए। PIA का हाल देखें, नेशनल इदारा है, क्या हो रहा है। स्टील मिल का हाल देख लें, तो ये भी हल नहीं है। हाँ, अब क्या करना है कि ये दोबारा प्राइवेटाइज हो रहा है, शंघाई कॉरपोरेशन को बेचा जा रहा है। तो अबराज ग्रुप से ये कहना होगा कि जी इसका कंपटीशन करा के 2-3 लोगों में तकसीम करें, इसमें कंपटीशन को रहने दें, और डिस्ट्रीब्यूशन को ख़ास तौर पे और जनरेशन को भी 2-3 में डिवाइड करें। अगर ये डिवाइड नहीं करेंगे, किसी एक की मोनोपोली रही, तो पूरी दुनिया में ये है कि ये पावर हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो या गैस की सप्लाई हो, ये सारी सर्विसेज जो है वो कंपटीशन के साथ चलती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो शायद हमें इसमें कंपटीशन को क्रिएट करना होगा, मोनोपोली को ख़त्म करना होगा। ये मैं तो इसका ये हल समझता हूँ। अच्छा, K4 की बात होती है पानी की, तो ये समंदर के पानी को साफ करके हम इस काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते? सारी दुनिया कर रही है, और ये कचरा सारा डाल देते हैं हम समंदर में, झीलों में। ये भी करना होगा, इस मंसूबे को भी साथ लेकर चलना होगा। ये उतना इकोनॉमिकल या फिजिबल नहीं है, इसमें ज़्यादा अखराजात हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिकरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और उसका रिटर्न इतना नहीं है। पानी काफ़ी महंगा मिलेगा, लेकिन जाहिर है कि जिस शहर में कितनी सनतें, कितने इंस्टॉलेशंस, मैं समझता हूँ कि वो टैंकर पर चल रही है, तो टैंकर से तो महंगा नहीं होगा। अगर हम डिसैलिनेशन पर जाएं तो जा सकते हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पे अभी उस पर जाना मुमकिन नहीं। 100 MGD कर, लेकिन 650 MGD 65 करोड़ गैलन पानी, उसके लिए आप 12 साल वेट नहीं कर सकते। 12 साल वेट किया तो फिर 65 क्या 85 करोड़ गैलन की शॉर्टेज होगी 12 साल के बाद। तो हमें 4 सालों में वॉर फुटिंग पर इसको मुकम्मल करना है, और 200 अरब वफाक को 3 साल में कहीं ना कहीं से करके देने हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सूबा शेयर डाले ना डाले, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वफाकी हुकूमत जिस जमात की, कराची को उन्होंने के लिए ये 200 अरब रुपए। एक मिनट, अब थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक से हट जाएं। कराची में मोटरसाइकिलों पर लिफाफे बट रहे हैं, और लिफाफों के अंदर से GITs बरामद हो रही हैं। और जो लियारी के हालात थे, आपके दौर में आप MNA रहे, आपने सारा लियारी आपके सामने है, तो ये GITs, और कभी एक फेडरल गवर्नमेंट की GIT नज़र आ रही है, एक सिंध गवर्नमेंट की GIT नज़र आ रही है, तो हकीकत क्या है फारूक भाई? GIT प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके नतीजे में अगर कुछ फाइंडिंग्स आई हैं तो उसे मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, हुकूमत सिंध ने भी जो GIT दी है उससे बात को आगे बढ़ाया जाए, और अगर उसमें जो भी नाम आ गए हैं वहाँ PTI के लिए प्रॉब्लम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पे आके रुक जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो थोड़ी हिम्मत करें, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जिस तरह उज़ैर बलोच ने
जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम लिया है, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी आकर किसी का नाम लेना भाई कि वो होम, तो इतना ऑटोनोमस, इतना पावरफुल था कि वो प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के बग़ैर ये सारे काम जो कराची में हो रहे थे कि वहाँ MQM के जो सपोर्टर कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वहाँ से रिएक्शन होता, पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन, और मर कौन रहा था? गरीब सिंधी, बलोच, उर्दू बोलने वाले और पख्तून जो ANP की कॉन्स्टिट्यूशन। तो बज़ाहिर ये तीनों पार्टियों की ही लड़ाई थी जो तीनों हुकूमत में थी, तो तीनों पार्टियों को कम से कम अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। अच्छा, अगर आज हम्माद सिद्दीकी का या किसी मामला ये है कि डॉक्टर जो आपने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात की, अब JITs 2-3 किस्म की JITs है, एक जो जिसपे 4 फेडरल इदारों ने साइन किए, एक जिस पे 4 फेडरल ने सिंध हुकूमत ने अपने बंदों को नहीं करने दिए, उनके भी और 2 के हो गए, एक बगैर साइन के है। अब मामला यह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब PTI के तो अलाइज हैं, JITs के ऊपर जितनी भी प्रोसीड करनी है उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी प्रोसिक्यूशन, वो तो प्योरली सूबाई हुकूमत का मामला है। तो सूबाई हुकूमत को किसने रोका है कि जो बंदा अगर इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था तो वो उसको पकड़ने से किसी ने रोका तो नहीं? क्या PTI तो उनको नहीं रोक सकती? तो आप समझते हैं कि पीपल पार्टी चाहती है कि कराची के अंदर ऐसे जो इन्वॉल्व लोग हुए उनके साथ हकीकी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करना, कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है सिर्फ? देखिए, तो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और सियासत हो रही है, ये बात मुझे नहीं लगता कि ये मामला ये ऊंट किसी करवट बैठेगा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गया है। अब इसमें एक रास्ता तो ये हो सकता है कि जो वफाकी सियासती इदारे हैं उनके अगर दस्तखत अली जैदी साहब की JIT में भी हैं और जो 7 अफराद के दस्तखत में 4 अफराद वो भी हैं जो हुकूमत सिंध की JIT है, तो अगर वो इदारे मिलकर इसमें कोई अपनी राय देना चाहें कि क्या अली जैदी की JIT सेकंड पार्ट है इसका, या ड्राफ्ट इस तरह हुआ है कि जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से आगे बात जाती है उसको सेकंड पार्ट में रखा गया और जो बात जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पे आगे रुकती है उसको फर्स्ट पार्ट में रखा गया, तो ये तो कहीं ना कहीं से इसकी सेहत पर किसी ना किसी को फाइनल वर्ड कहना तो होगा। इसके साथ 164 का बयान जो है वो ज़हर बलोच साहब का, उसको भी मिला के पढ़ लिया गया, तो ये तो फिर सारी एक कलेक्टिव चीज बन जाती है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। और सईद गनी साहब देखें लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 164 का बयान जो लोग लेके फिर रहे हैं ये तस्दीक शुदा नहीं है। हमारे पास तस्दीक शुदा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के दस्तखत हैं और वो पूरे अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो 164 का बयान मौजूद है। एक और अपनी पूरी उसके एक और बहुत बड़ा सानहा जो पाकिस्तान की तारीख का, बल्दिया फैक्ट्री फायर, जिंदा जला दिया गया 300 मासूम लोगों को, तारीख में ऐसा नहीं मिलता। आपने हम्माद सिद्दीकी का जिक्र किया, उसका नाम आता, उसको उस वक्त हुकूमत में थे जब ये वाक़या हुआ, उसको भी जानते हैं हम्माद सिद्दीकी को, आप उसका नाम भी ले रहे थे। बड़ी बात है, बड़ी जुर्रत का काम है कि माजी में वो आपके साथ रहा, जिस तरह भी था, आप आज उसका नाम लेकर बता रहे हैं। आप क्या समझते कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं उसमें इन लोगों को पकड़कर ऐसी सजा दी जाती कि आइंदा आपको 100 दफ़ा सोचे, यानी 300 लोगों को जलाना जिंदा, ये तो तारीख में कभी नहीं हुआ। देखिए, जो आप कह रहे हैं ये लर्जा खेज सानहा है, दरिंदगी, सफाकी और वहशत है, और मैं इंसानों से इसका तस्वुर नहीं कर सकता। चाहे जाए कि मेरे साथ काम करने वाले अगर कोई ये करे तो मैं कहता हूँ अल्लाह तो माफ़ नहीं करेगा। अगर ये फाइंडिंग में ये बातें आई हैं तो मुकदमात बनने चाहिए, अदालतों में मामलात जाने चाहिए और उन 260 बेगुनाह लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं उन जो मुतासरीन हैं जिनका सब कुछ लुट गया, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जैसे इमरान फारूक के केस में जब फैसला आया कोर्ट से, उनकी वालिदा से मैंने बात की, उनकी बेवा का ट्विटर देखा और मैंने कहा कि अगर वो ये कह देंगे फैसला, मैं कानूनी मुशगाफी में नहीं जाऊँगा, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब है और ये फैसला ठीक है और इसमें अब आगे बढ़ना। लेकिन देखिए, ये जो डिबेट होती है मीडिया में, हम इसी में उलझ गए। हम चाहते हैं कि अब आगे हम काम करें, लोगों में जाएं, उनको आगे का रास्ता दिखाएं। उनमें मायूसी आती है ये सारी बातें सुनकर कि माजी में अगर ऐसा हुआ और उसमें सियासी जमातों के लोग अगर मुलव्विस थे, जैसा कि ये सामने चीज़ें आई हैं। मैं देखिए, ठोस चीज़ आती है तो मैं ज़रूर उस पर कहता हूँ कि आगे बात जानी चाहिए और कानून के अंदर इन चीज़ों को तय होना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। अच्छा। और लोगों को अगर वो बेगुनाह है अपनी बेगुनाही साबित करें, तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। अच्छा, ब्रेक तो से पहले लेकिन अब
पानी मिलना से पहले फारूक सत्तार साहब, क्योंकि आपका शेरी ज़ौक़ भी बहुत अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, फरमाइश भी करते हैं, तो मौजूदा हालात पर अगर आप कोई शेर हमें सुना दें फिर हम ब्रेक पर चलें। मैं शेर से पहले एक बात कर दूं, आपने कहा था कि इतने सालों में आप सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर सके। जितना इख्तियार मिला उतना कोशिश की, अलामती इलाज हुआ, मर्ज को जड़ से उखाड़ने के लिए जिस तरह की ऑटोनॉमी और इख्तियार और वसाइल चाहिए, जो मौसर बल्दियाती निज़ाम शहरी हुकूमत का, वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में कुछ आया था लेकिन रोल बैक हो गया। मैं सिर्फ ये कहूँगा एक शेर उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ये आर्जी चीज़ों से मसाइल हल होंगे। मैं ये समझता हूँ कि एक मुझे तहरीक नज़र आ रही है, आवाम की लोगों की यकजहती नज़र आ रही है। मैं उनकी तरफ से कहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, उनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अब्दुल कादिर पटेल साहब और उनसे भी JIT के हवाले से बात होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। आज भी कौमी असम्बली में हमने गर्मा गर्मी देखी, तल्ख कलामी देखी, और वजह है वही JIT और उज़ैर बलोच का मामला। और अब आज ये अफसोसनाक वाक़या भी हुआ कि वफाकी वज़ीर हैं मुराद सईद साहब, अगरचे जब भी वो तकरीर करते हैं तो पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाज होता है, लेकिन आज तो उनके ऊपर हेडफोन ही फेंक दिया गया। शुक्र है कि बात से और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ गई। अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे साथ हैं, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये बात कहाँ जाकर रुकेगी? ये लग रहा है दोनों तरफ से सियासत हो रही है। एक JIT उधर है, एक JIT आपके पास है, हम किसको माने, अवाम किसको माने, कौन सी दुरुस्त है? जनाब अली, कोई दो JIT रिपोर्ट नहीं है, ये एक ही JIT रिपोर्ट बनी थी जिसपे सारे सरबराहान जो JIT में बैठते हैं मेंबरान के दस्तखत हैं, और वो सिंध गवर्नमेंट के पास जमा हो गई थी होम डिपार्टमेंट में। इन्होंने जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर किया तो उसको पब्लिश कर दिया गया। जब उसको पब्लिश कर दिया गया तो अब ये कहते हैं कि हमारे घर कोई लिफाफा दे गया था, उसमें ये दूसरी JIT है। दरअसल उस JIT में दस्तखत भी मुकम्मल नहीं, इनके घर लिफाफा कोई कैसे दे जाता है, बहुत सारे सवाल उठते हैं। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि नाअहल और हुकूमत, जिस तरह हम उस पर उसकी सारी चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे अपनी स्पीचेस में, आपने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे देखा होगा जिस तरह इनको हजीमत का सामना था, और अवामी तौर पर जिस तरह नाकाम तरीन हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की, ये उससे तवज्जो हटाने के लिए ये जो है उल्टी सीधी कि हमारे घर पे कोई लिफाफा दे गया, हमारे घर पे कोई ये दे गया, वो दे गया। जो कंप्लीट चीज़ थी वो पब्लिश है और वेबसाइट पर भी मौजूद है, और सबसे बड़ी बात कि उसके ही तनाजुर में सारे केसेस मुख्तलिफ कोर्टों में ज़ेर समात हैं। तो अब इसमें ये बच्चों वाली एक हरकत हो जाती है ये कि ये अब अपने असल मुद्दे से भागना चाहते में है। हर तरह का बहरान है, महंगाई से लेके मईशत की तबाही तक का हर तरह का बहरान है, टिड्डी दिल से लेकर कोरोना तक के हर किस्म का बहरान है। ये अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ। अच्छा पटेल साहब, मामला ये है कि दो JITs हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे सो मोटो ले लेती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पे तो पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल इतराज नहीं होना चाहिए। इसी JIT में केस है अरशद पप्पू केस, उसका सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था और वो केस भी चल रहा है, उसमें बहुत लोगों की जमानतें भी हो गई हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये असल चीजों से तवज्जो हटाने की साजिश है जिसमें सब को बेचारों को जो है ना वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है इनको मेरी बातों से, और खासकर जब मैं बोलता हूँ उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो अब ये खासकर आप देखें कि JIT की बहुत सारी चीजें जो इनकी JIT में है उसमें भी ये फंस रहे हैं, उसमें भी ये फंस रहे हैं, और इनके इत्तेहादियों के बहुत जगहों पर बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन चूंकि इन्हें मुझे टारगेट करना होता है और मेरी जुबान इनको जरा ज्यादा चुभती है तो ये कर रहे हैं, शोर नहीं करने। अब्दुल कादिर पटेल साहब, अजीज बलोच समेत बल्दिया टाउन और निसार मुराई की जो JIT थी वो पब्लिक की गई, लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सबसे ज्यादा जो बहस हो रही है वो उज़ैर बलोच की JIT पर हो रही है?
यही वो सारे सवाल आते हैं, इनमें इनके इत्यादियों के नाम भी हैं और जीआईटी एक पब्लिश तो नहीं हुई, 3 है। बल्दिया फैक्ट्री की भी है, उन लोगों की भी जो राह से पैसे लेंगे या पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे, तो फिर बात करें ना उन पैसे जो इनके इत्यादि हैं जिन्हें ये नफीस लोगों का नाम देते हैं। तो ये एक बना बनाया इनका जो है वो नाकाम कोशिश है बनाई जिसको हमें और मुझे, मैं समझता हूँ इतना ज्यादा। और पटेल साहब एक और मसला भी है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन माजी के इंटरव्यूज, वीडियोस, तस्वीर सब इस चीज को झुटलाते हैं। वो तो आप दोनों करीब नजर आते हैं एक दूसरे के। मैंने कभी भी कोई बात, कोई चीज किसी से नहीं छुपाई। उज़ैर बलोच साहब पीपल्स पार्टी का ऐसा नहीं रहे, वो कराची सिटी अलायंस आज भी मौजूद है, वो उनका अपनी बनाई हुई तंजीम थी पीपल्स अमेन कमेटी। उन्होंने एक इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत भी की और बाद में मुसलसल मुखालफत रहे। और जहां तक तस्वीरों की बात है, मेरे और एक दूसरे से मिलता रहा है, मुलाकात मेरी भी रही है, इसमें मैं कभी इनकार नहीं करता। पटेल साहब, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के लोग ज्यादातर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब भी मुराद सईद साहब वो खिताब करते हैं, कोई वॉकआउट कर जाती है और कभी बाइक मार दिया जाता है, ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो अवामी मसाइल या लेजिस्लेशन या असेंबली की बुनियाद पर जो एक लेजिस्लेटर की बात होती है वो बात नहीं करते। वो बात करते हैं हमेशा जाती हमले करते हैं मुख्तलिफ पार्टीज की लीडरशिप पर, क़यादत पर। और जब उन पर हमला होता है, जब जवाबी वार होता है, तो या तो फिर वो नेब को सामने ले आते हैं या फिर ऐसी चीजें सामने ले आते हैं जैसे आजकल वो ला रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं तो वो वाहिद आदमी हूँ कि मैं इस तफ्तीश में हिस्सा लेने के लिए, मुझे जब खत लिखा गया तो मैं लंदन से आया हूँ मेरे भाई, इसमें हिस्सा लिया है और अब इसमें रह क्या गया है बाकी। लेकिन मुराद सईद को जो है स्पीकर भी नहीं रोक सकता, वो उनको स्पीकर को भी ये हुक्म है कि इसको बोलने दिया करो और लोगों की पगड़ियां उछालने दिया करो। 1.5 साल हमने ये गैर सियासी माहौल बर्दाश्त किया, उसके बाद हमने जब जवाब देना शुरू किया तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता, हौसला और हिम्मत। पटेल साहब, आज ईवान की कार्रवाई के दौरान पीपल्स पार्टी खातून रुकने असम्बली ने मिनिस्टर मुराद सईद पर अपना हेडफोन उछाल दिया, लेकिन आपने इंजबाती कार्रवाई के लिए कहा है कि मुराद सईद के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। लेकिन हालांकि जो हेडफोन मारा गया वो तो खातून रुकने असम्बली जो आपकी है, पार्टी की है, उसकी तरफ से मारा गया। मेरे भाई देखिए, होता ये है कि हुकूमत का काम होता है असेंबली को पीसफुली चलाना, लेजिस्लेशन करना। और हम बार बार कह चुके हैं, इवन कोरोना के मसले पे भी कह चुके हैं कि हम इस मुल्क की भलाई के लिए असेंबली में आए हैं। हम हर तरह की जो आवाम की बेहतरी की लेजिस्लेशन है उसमें आपका साथ देने को तैयार हैं। हम कोरोना पे आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार थे, लेकिन इनको गालम गलोच के अलावा और कुछ आता ही नहीं, क्योंकि इनकी बुनियादी सियासत जो है अभी तक कंटिन्यू पे, इनको अभी भी यकीन नहीं। थोड़ा सा अगर हम टॉपिक बदलें कि ये जो के इलेक्ट्रिक का मामला है, बिजली का मामला है, लोग बड़े परेशान हैं। तीसरी मुसलसल बारी मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, फिर भी आप मसाइल नहीं हल कर सके कराची के। देखिए, अब आप असल बात पर आ गए ना। मसला तो ये था कि कराची के इलेक्ट्रिक के मसले पर ऐवान में एक तफसीली बहस होनी चाहिए थी और वजीर को पूरा स्टेटमेंट देना चाहिए था। और वजीर ने सामने से क्या, इट्स नॉट माई इंटरेस्ट और व्हाट एवर, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। अब ये जवाब है कराची के लोगों के लिए इनके वजीर का कि ये कराची की बिजली का मसला तो उनका मसला ही नहीं है, इस हुकूमत का मसला ही नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ कराची के से इनके मुंतखब नुमाइंदों पर, इनके इत्यादियों पर कि ये उस वजीर के इस तरह करते हैं कि जी इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। कि इसी के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? उन सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला आरिफ नकवी उसका बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, हमें सब पता है। और हम जब ये बात करते हैं तो फिर ये ऐसी बेतुकी चीजें लाते हैं, गैर मुसद्दिका, गैर तस्दीक शुदा चीजें, और फिर उसको लहराते हैं। लेकिन असल बात जो बिलबिला रहे हैं इस वक्त कराची के अवाम, जब हम वो बात करने की कोशिश करते हैं, जब हम महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जब मुल्क की मईशत की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, इनकी की हुई हर तबाही की बात करते हैं, तो फिर ये इस तरह के हथकंडे यूज करते हैं। अच्छा पटेल साहब, बेलाखिर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का राब्ता हो ही गया है।
अब आइंदा हम देखेंगे कि मिलकर अपोजिशन जो है रजादी सियासत करते हुए नजर आएगी? देखिए मेरे भाई, इस वक्त तो लोग सिर्फ मैं आपको इस बात का, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सकता, ना मैं चेयरमैन हूं अपनी पार्टी का और ना मैं मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन का मौक़िफ़ जानता हूं। ये जरा हाई लेवल की बातें ही उनके दरमियान तय हो रही। मैं एक बात जानता हूं कि कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर शख्स फिलहाल फिल वक्त इसी वक्त फौरन इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहता है, ये मैं जानता हूं। और आप ये बात गली कूचों में जाकर पूछ भी सकते हैं। यानी कराची के लोगों को अभी एपीसी के नहीं पर उनको बिजली तो मिल जाए, ये पानी का मसला हल हो जाए, ये जो अब गटर उबलना शुरू हो जाते हैं ये मसला उनका हल हो जाए। ज़्यादा कराची का मसला ये है, ये एपीसी उनके लिए इतनी हामी है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर पटेल साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।